जय हिंद। आज के इस वीडियो में मैं क्लास 10th मैथ के सभी फॉर्मूले को चैप्टर वाइज बताने वाला हूं। तो यदि आप 2022, 23 या 24 किसी भी ईयर में क्लास 10th के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या में पहला यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन क्या होता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है? a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ a को हम भाज्य कहते हैं, b को भाजक कहते हैं, q को भागफल कहते हैं और r को शेषफल कहते हैं। अगला फॉर्मूला है एलसीएम ऑफ ए बी इन गुणे एचसीएफ ऑफ ए बी बराबर होता है ए इंटू बी के। मतलब इसका हो गया कि यदि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करते हैं तो उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आता है। आगे चलते हैं। अगला फॉर्मूला है एचसीएफ ऑफ ए बी इक्वल टू 1। मतलब ये हो गया कि यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 1 आता है तो वे दोनों संख्याएं सह अभाज्य होते हैं। अगला हमारा फॉर्मूला है p। यदि कोई संख्या p बाई क्यू के रूप में रहता है तो यदि q का मान 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में हो तो वे शांत होता है। या q का मान में केवल 2 आए, मतलब केवल 2 आए तो वो क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। या केवल 5 आए तो इसका मतलब हो गया यदि किसी संख्या के हर के गुणनखंड में केवल 2 आए या केवल 5 आए या 2 और 5 दोनों आए तो वो संख्या क्या होगी? वो संख्याएं शांत होगी। शून्यकों और उनके गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करना है। तो पहला है रैखिक बहुपद के लिए। तो रैखिक बहुपद क्या होता है? हमारा ax प्लस बी के रूप में होता है हमारा रैखिक बहुपद। तो हमारा x बराबर क्या होगा? x बराबर होगा माइनस बी बट्टा ए। घात बहुपद, यदि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के रूप में हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान माइनस बी बाई ए के रूप में होता है। अर्थात शून्यकों का योग माइनस बी बाई ए होता है और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। अर्थात शून्यकों का गुणनफल का मान सी बाई ए होता है। बहुपद त्रिघाती बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो शून्यंकों का योग हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा का मान होता है सी बाई ए, और होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का मान होता है डी बट्टा ए। अगला है शून्यक दिए रहने पर बहुपद का निर्माण कैसे होता है? मतलब यदि शून्यक दिया हो तो बहुपद कैसे होगा, कैसे बनेगा? तो यदि रैखिक बहुपद के लिए यदि बहुपद का शून्यक अल्फ़ा हो तो बहुपद क्या होगा? x माइनस अल्फ़ा, इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट द्विघात बहुपद के शून्यक यदि अल्फ़ा और बीटा हो तो, मतलब द्विघात बहुपद का शून्यक यदि अल्फ़ा और बीटा हो तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। गाइज यदि आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है त्रिघाती बहुपद। तो त्रिघाती बहुपद में यदि शून्यक अल्फ़ा बीटा और गामा दिया हो तो त्रिघाती बहुपद होता है एक्स क्यू
माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा बीटा गामा तो गामा अल्फ़ा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा गामा, इसका फॉर्मूला होता है। तीसरा चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तीसरा चैप्टर में इसका रैखिक समीकरण का सामान्य रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और होता है a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। यदि a1 बट्टा a2 बराबर ना हो b1 बट्टा b2 के तो उसका समीकरण होता है अविरोधी और उसका हल केवल एक हल होता है और इसका ग्राफीय निरूपण होता है कि ये प्रतिच्छेद करती है, एक रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, मतलब एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती है। नेक्स्ट है यदि a1 बट्टा a2 बराबर हो b1 बट्टा b2 और बराबर ना हो c1 बाई c2 के तो समीकरण विरोधी होता है अर्थात असंगत होता है और उसका कोई हल ना होता है, उसका एक भी हल नहीं होता है और वो दोनों रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। तो तीसरा है a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बाई b2 के और बराबर हो c1 बाई c2 के तो उसका समीकरण बनेगा आश्रित समीकरण बनेगा अर्थात संगत बनेगा और उसका हल अनेक हल होंगे और वे रेखाएं एक दूसरे पर संपाती होगी। अगला है वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि में हम क्या करते हैं, ऊपर पहले इसको ऐसे सजा लेते हैं, तीर को ऐसे सजा लेते हैं और पहले लिखते हैं x1, उसके बाद लिखते हैं दूसरे में लिखते हैं y और तीसरे में लिखते हैं 1 और यहाँ b से स्टार्ट करते हैं और b पर ही ख़त्म करते हैं। पहले में रखते हैं b1 और नीचे रखते हैं b1 b2 और यहाँ रखते हैं c1 c2 और यहाँ लिखते हैं, इसके बाद c1 के बाद क्या आता है a1 a2 और फिर रखते हैं b1 b2। जैसे जैसे ये तीर जाता है वैसे वैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, अर्थात ऊपर वाला जो संख्या है उसको ऊपर रखते हैं और जो तीर में है उसको नीचे रखते हैं। मतलब b1 से c2 तक गया है तो b1 c2 और फिर तीर कहाँ गया है b2 से c1 तक गया है तो माइनस तीर के चिन्ह है और माइनस उल्टा तीर गया है तो माइनस का लगा देंगे तो माइनस b2 से c1 तक गया है तो b2 c1 फिर बराबर और y ऊपर है तो y लिख देंगे और नीचे क्या है और इसमें तीर में क्या है तो फिर c1 से a2 तक तीर गया है तो c1 a2 और फिर तीर उल्टा गया है तो माइनस c2 a1, c2 से a1 तक गया तो c2 a1 फिर बराबर ऊपर एक है तो एक लिख देंगे अब बट्टा है फिर a1 से तीर गया है b2 तक तो a1 b2 और फिर तीर उल्टा गया है तो तीर दूसरे साइड से दूसरे दिशा में गया है तो माइनस फिर a2 से गया है b1 तक तो a2 b1। तो हमारा ये वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला तैयार हो जाता है बिल्कुल आसान तरीका से। चौथा चैप्टर है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण होता है ax² bx प्लस c के रूप बराबर 0 के रूप में होता है। इसको सॉल्व करने की विधियाँ होती है, पहला गुणनखंड विधि, दूसरा पूर्ण वर्ग विधि। इनका मूल ज्ञात करने के लिए हम मूल या अर्थात शून्यक ज्ञात करने के लिए x बराबर इसका फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बट्टा 2a। आगे है मूलों अर्थात शून्यकों की प्रकृति। मूल की प्रकृति क्या होगी तो यदि b² माइनस 4ac 0 से बड़ा होता है तो
मूलों की प्रकृति, तो मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे और असमान होंगे। अगला है यदि b² माइनस 4ac 0 के बराबर है तो मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे और समान होंगे। अगला है b² माइनस 4ac का मान यदि 0 से छोटा होता है तो उसकी मूल की प्रकृति होगी काल्पनिक होगी। मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। 5वां चैप्टर है हमारा समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो समांतर श्रेणी इस तरह से होता है a1 a2 a3 डॉट 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 an तक जाता है। तो यदि समांतर श्रेणी इस तरह का हो तो सार्वंतर डी सार्वंतर को हम डी से सूचित करते हैं। तो सार्वंतर होगा a2 माइनस a1, मतलब दूसरे के पद में से, इसके दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे, या तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा देंगे, या चौथे पद में से तीसरे पद को घटा देंगे, तो हमारा सार्वंतर निकल जाएगा। और समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने के लिए इसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जहाँ a क्या होता है, a होता है प्रथम पद और d होता है सार्वंतर। n बराबर होता है पदों की संख्या। यदि समांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करना हो तो उसका फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एसन का एक और फॉर्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस l, जहाँ a क्या है, प्रथम पद है और l क्या है, अंतिम पद है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है Sn बराबर n इंटू n माइनस 1/2। और प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है Sn बराबर n²। और प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1। अगला है हमारा 6 नंबर चैप्टर त्रिभुज। त्रिभुज का फॉर्मूला है यदि दो त्रिभुज ABC और DEF सर्वांगसम हो तो उनकी भुजाएं बराबर होती है, अर्थात AB बराबर DE, AB बराबर DE, AC बराबर DF, अर्थात AC बराबर DF, और BC बराबर EF, BC बराबर EF होता है। और इनके कोण भी बराबर होते हैं, अर्थात कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E और कोण C बराबर कोण F होता है। अगला है यदि त्रिभुज ABC समरूप हो त्रिभुज DEF के तो AB बट्टा DE बराबर होते हैं BC बट्टा EF के और बराबर होते हैं AC बट्टा DF के, और इनके संगत कोण भी बराबर होते हैं, अर्थात कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E और कोण C बराबर कोण F। अगला है यदि त्रिभुज ABC समरूप हो त्रिभुज DEF के तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर होते हैं AB बट्टा DE के स्क्वायर के, या बराबर होते हैं BC बट्टा DF के स्क्वायर के, या बराबर होते हैं AC बट्टा DF के बराबर स्क्वायर के बराबर। अर्थात
हम किसी भी एक भुजा के अनुपात को इसका स्क्वायर कर देते हैं तो उन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात निकल जाता है। यदि त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज हो तो कोण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय है। अगला चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यहाँ होता है मूल बिंदु और इसको कहते हैं, यहाँ पे y का मान 0 होता है और x के जगह पर यहाँ पे y का मान 0 होता है और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे x का मान 0 होता है और ये होता है प्रथम चतुर्थांश जिसमें प्लस प्लस केवल आता है। यहाँ कोई मान रहेगा और यहाँ कोई मान रहेगा तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस ही ना आएगा। तो ये प्रथम चतुर्थांश में केवल प्लस प्लस आता है। दूसरे चतुर्थांश में प्लस x का मान प्लस होता है और y का मान माइनस होता है। तीसरे चतुर्थांश में x का भी मान माइनस होता है और y का भी मान माइनस होता है, या अर्थात इसमें माइनस माइनस होता है। और चौथे चतुर्थांश में होता है कि x का मान प्लस में आता है और y का मान माइनस में आता है। और यहाँ हम x को भुज कहते हैं और y को कोटि कहते हैं। मतलब x का मान जो भी आएगा वो भुज होगा और y का मान जो भी आएगा वो कोटि होगा। अर्थात यदि कोई निर्देशांक है 2 और 3, इसमें 2 भुज होगा और 3 क्या होगा, कोटि होगा। तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि इसका ऐसे निर्देशांक बिंदु दे दिया होता है और पूछता है कि इसका कोटि बताएं, तो कोटि क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। या ऐसे पूछ देता है कि इसका भुज बताएं तो भुज क्या होगा, 2 होगा। दूरी सूत्र ज्ञात करना है तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला होता है √x² प्लस y²। मतलब दोनों x और y के मान का स्क्वायर करते, x का स्क्वायर कर देते हैं और y के मान का स्क्वायर कर देते हैं तो मूल बिंदु से दूरी निकल जाता है। अगला है विभाजन सूत्र। इस रेखा AB को बिंदु P M1 और M2 के अनुपात में विभाजित करते हैं तो x बराबर होगा M1 x2 प्लस M2 x1 बट्टा M1 प्लस M2 और y का मान होगा M1 y2 प्लस M2 y1 बट्टा M1 प्लस M2। अगला है मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला होता है x बराबर x1 प्लस x2 बट्टा 2 और y बराबर होता है y1 प्लस y2 बट्टा 2। अगला है त्रिभुज निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। मतलब इसको सिंपल याद करने का ट्रिक होता है 1 2 3 2 3 1 और 3 1 2। इसका ऐसे एक ट्रिक होता है। मतलब पहले के बाद क्या आएगा, दूसरा और तीसरा आएगा। तो पहला लिखना है x का मान और दूसरे में लिखना है y माइनस y3। मतलब दूसरे का पहले लिखना है x1 और उसके बाद लिखना है y2 माइनस y3। मतलब दूसरा और में से तीसरा। फिर लिखना है दूसरा मतलब
x2 का मान, और दूसरे का बाद क्या आता है, तीसरा 3 आता है। इसको ऐसे समझिए, पहले 1 है तो 1 मतलब x1, तो x के 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, तो 2 क्या होगा, y2 माइनस 2 के बाद 3 तो y2 माइनस y3, फिर क्या आएगा प्लस x2, मतलब दूसरा लिखना है तो दूसरे के बाद क्या आएगा, तीसरा, तो y3 और y3 माइनस 3 के बाद क्या आएगा 1, फिर 1 से दोहराएगा, 1 2 3 लेना है केवल, तो 1 2 3 2 3 1 और 3 1 2, मतलब x2 यहाँ पर है x2 प्लस तो y2 y3 माइनस y1, मतलब तीसरे में से पहला और फिर क्या है तीसरा, तो तीसरे के बाद क्या आएगा, फिर पहला दूसरा आएगा, तो x3 इंटू y1 माइनस y2। बिल्कुल आसान है। अगला है त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक। तो त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टा 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टा 3। सिंपल। अगला चैप्टर त्रिकोणमिति, इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो त्रिकोणमिति में पी, बी और एच के आधार पर त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है। तो पी होता है लंब और एच होता है कोण और बी क्या होता है आधार, और थीटा मतलब इसका कोण होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच, मतलब लंब बट्टा कोण, और कॉसेक थीटा होता है कोण बट्टा लंब, मतलब साइन का उल्टा होता है कॉसेक, मतलब ये साइन का मान है लंब बट्टा कोण, तो कॉसेक का हो जाएगा कोण बट्टा लंब, उसका उल्टा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कोण, तो और सेक थीटा होता है कॉस का उल्टा होता है, मतलब कोण बट्टा आधार। और टैन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार, तो लंब टैन का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट हो गया आधार बट्टा लंब। इसको हम ऐसे भी याद करते हैं लाल बट्टा कक्का, इसको ऐसे भी ट्रिक से याद करते हैं। एल से ल से हो गया लंब, क से हो गया कोण, तो लंब कोण किस में आता है, साइन में आता है, और आ के मात्रा मतलब आधार, क मतलब कोण, तो आधार बट्टा कोण आता है कॉस में, फिर ल है और फिर आ के मात्रा है, तो लंब बट्टा आधार, मतलब लंब बट्टा आधार क्या होता है, टैन होता है, तो टैन थीटा। तो लंब कोण साइन थीटा कॉस थीटा और टैन थीटा का मान निकल गया, तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो इसका उल्टा कर देंगे तो ये कॉसेक का हो जाएगा, और कॉस का उल्टा करेंगे तो सेक का हो जाएगा, और टैन का उल्टा करेंगे तो कॉट का हो जाएगा। इससे हमारा सारा फॉर्मूला इसी लाल बट्टा कक्का पर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला है व्युत्क्रम के आधार पर त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। तो साइन थीटा होता है साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, मतलब साइन थीटा बराबर 1 बट्टा कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा होता है 1 बट्टा साइन थीटा, मतलब साइन का उल्टा कॉसेक होता है और कॉसेक उल्टा साइन थीटा होता है। और कॉस थीटा बराबर 1 बट्टा सेक थीटा, और सेक थीटा क्या होता है, सेक होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा तो 1 बट्टा कॉस थीटा। टैन थीटा बराबर होता है 1 बट्टा कॉट थीटा, तो कॉट थीटा क्या होता है, टैन का उल्टा होता है, तो कॉट थीटा बराबर 1 बट्टा टैन थीटा। अगला है पूरक कोण के आधार पर त्रिकोणमितीय मान। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा
साइन थीटा, मतलब 90 में से थीटा घटाएंगे, साइन 90 में से थीटा घटाएंगे तो कॉस आएगा, और कॉस 90 में से थीटा घटाएंगे तो साइन आएगा। और tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, मतलब tan में 90 में से घटाएंगे थीटा का मान तो कॉट का मान निकलेगा, और कॉट में 90 में से घटाएंगे तो tan का मान निकलेगा। और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा। साइन कॉस का पूरक होता है, tan कॉट का पूरक होता है, और सेक कॉसेक का पूरक होता है। अगला है वर्ग के आधार पर त्रिकोणमितीय अनुपात। तो वर्ग के आधार पर होता है, पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 के बराबर होता है। अर्थात साइन का स्क्वायर कर देंगे और कॉस का स्क्वायर कर देंगे तो 1 के बराबर हो जाता है। मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इससे यदि साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालते हैं तो कॉस को बराबर के उधर भेजेंगे तो प्लस में है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। मतलब साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर हटाएंगे तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा। तो स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा, रूट आएगा, तो रूट हो जाएगा रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो साइन बराबर को उधर जाएगा तो 1 माइनस, प्लस में है बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा बराबर होगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो tan को बराबर को उधर भेजेंगे तो ये माइनस में है, बराबर के इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 1 माइनस है, प्लस बराबर को उधर जाएगा तो प्लस होगा, तो 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और यदि tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है तो tan स्क्वायर थीटा को बराबर के इधर भेज देते हैं और 1 को बराबर के इधर भेज देते हैं। तो माइनस tan बराबर के इधर जाएगा तो प्लस में tan स्क्वायर हो जाएगा, और 1 बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो मतलब tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और 1 बराबर के इधर आएगा तो माइनस का 1। तो tan थीटा बराबर क्या होगा, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, तो अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। नेक्स्ट अगला है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होगा 1, और माइनस कॉट बराबर के इधर आएगा तो प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगला है कॉट स्क्वायर थीटा। तब और यदि कॉट स्क्वायर थीटा को बराबर के इधर लाते हैं तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, और 1 बराबर के इधर आएगा तो 1 प्लस में तो बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आगे है त्रिकोणमितीय अनुपात। साइन 0 का मान क्या होता है, साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, और साइन 45 का मान होता है 1/√2, साइन 60 का मान होता है √3/2, और साइन 90 का मान होता है 1। इसका मतलब यदि हम साइन थीटा का मान याद कर लेते हैं तो हमें सबका मान याद हो जाएगा। जैसे यदि साइन का मान, साइन का 0 से स्टार्ट हुआ है 90 तक गया है,
तो हम कॉस का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 90 से स्टार्ट करेंगे, मतलब साइन का 90 का मान है उस उधर से स्टार्ट करेंगे और 0 तक ला देंगे। अर्थात ये आगे से लाइन गया, आगे से गया है, ऐसे गया है, तो हम इसको क्या करेंगे, अर्थात ये ऐसे गया है तो हम इसको ऐसे ला देंगे तो हमारा कॉस का मान याद हो जाएगा। अर्थात जैसे कॉस 0 का मान 1 होगा, क्यों होगा, क्योंकि साइन 90 का मान क्या है, 1 है, तो इधर से लाए हैं तो कॉस 0 1 और कॉस 30 का मान √3/2, मतलब साइन 60 का मान √3/2 है, तो ये इधर से आ रहा है तो √3/2 और साइन कॉस 45 1/√2 और साइन 45 भी 1/√2 है। फिर है कॉस 60 का मान ज्ञात करना है, तो कॉस 60 मतलब इधर से आएगा तो साइन 30 का मान 1/2 है, तो कॉस 60 हो जाएगा 1/2। फिर क्या है, कॉस 90 निकालना है, तो यहाँ साइन 0 का मान क्या है, 0 है, तो कॉस 90 का मान क्या हो जाएगा, 0। अब हमको tan निकालना है, तो tan थीटा बराबर हम जानते हैं tan थीटा होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा बराबर tan थीटा। तो साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा मतलब साइन और कॉस का भाग देंगे, तो साइन 0 का मान है 0, साइन तो tan 0 का मान हमको ज्ञात करना है, तो साइन 0 का मान 0 है और कॉस 0 का मान 1 है, तो 0/1 0/1 करेंगे, जीरो बट्टा एक करेंगे तो 0/1 क्या होता है, 0 में 1 से भाग, 0 में 1 से भाग करेंगे तो 0 ही आएगा, तो tan 0 का मान हो गया 0। और इस साइन 30 का मान 1/2 और कॉस 30 का मान √3/2, तो भाग करेंगे तो ये कट जाएगा और ये 2 कट जाएगा, बचेगा कितना, 1/√3, तो tan 30 का मान हो जाएगा 1/√। tan 45 का निकालना है, तो tan 45 का क्या हो जाएगा, साइन 45/cos 45, तो साइन 45 का मान है 1/√2 और cos 45 का मान है 1/2, ये कट जाएगा तो बचेगा कितना, 1। या इसको ऐसे भी आप याद कर सकते हैं कि यदि आपको tan 30 का मान याद है, tan 45 का निकालना है, तो ये ऊपर वाला यहाँ लिख देंगे और नीचे वाले को क्या करेंगे, 60 में लिख देंगे, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। tan 90 बराबर क्या होगा, साइन 90/cos 90, तो साइन 90 का मान 1 है, cos 90 का मान 0 है, तो 1 में 0 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। cosec 0 का मान क्या होगा, 0 होगा, मतलब साइन 0 का मान होता है 0 और 0 मतलब हो गया 0/1 और साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, तो कॉसेक हो जाएगा 1/0, तो 1/0 मतलब 1 में 0 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। कॉसेक 30 का मान 2 आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो 2/1 अर्थात 2। कॉसेक 45, तो कॉसेक 45 का मान √2 आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि साइन 45 का मान होता है 1/√2 और साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो 1/√2। और tan कॉसेक
और है कॉसेक 60 का मान ज्ञात करना है। तो कॉसेक 60 होता है साइन का उल्टा, साइन 60 का मान होता है √3/2। तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा 2/√3। और साइन कॉसेक 90 का मान ज्ञात करें तो साइन 90 1 होता है, तो कॉसेक 90 भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और सेक थीटा, तो सेक होता है कॉस का उल्टा, तो कॉस 90 कॉस 0 1 होता है, तो सेक 0 भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कॉस कॉस 30 √3/2 होता है, तो सेक 30 कॉस का उल्टा होता है सेक 30 बराबर क्या हो जाएगा 2/√3। सेक 45 बराबर हो जाएगा √2 मतलब कॉस का उल्टा, और सेक 60 बराबर हो जाएगा 2, और सेक 90 बराबर हो जाएगा अपरिभाषित। कॉट होता है tan का उल्टा, तो tan का उल्टा हो जाएगा तो अपरिभाषित हो जाएगा। tan 0 का मान 0 का उल्टा हो जाएगा अपरिभाषित। कॉट 30 का मान 1/√3 है, tan का मान तो इसका उल्टा हो जाएगा √3। कॉट 45 का मान tan 45 1 होता है, तो इसका भी 1 हो जाएगा उल्टेगा तो। कॉट 60 बराबर हो जाएगा 1/√3, क्योंकि tan का मान √3 है, तो इसका उल्टा करेंगे तो 1/√3। कॉट 90 का मान 0 होगा, क्योंकि tan 90 का मान अपरिभाषित है, अपरिभाषित का उल्टा होता है 0। नेक्स्ट है tan थीटा बराबर साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा होता है, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। अगला है वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², और वृत्त की परिधि होता है 2πr, और वृत्त की चाप की लंबाई होती है θ/360 × 2πr। अगला है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 πr²। वृत्त के वलय का सूत्र होता है पाई कैपिटल R² - स्मॉल r²। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है πr²/4। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। अगला है वर्ग का विकर्ण। वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2a, मतलब √2 × भुजा अर्थात √2a। a मतलब भुजा, उसका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसमें घन के बारे में जानना है तो घन का आयतन होता है भुजा क्यू। यदि घन का भुजा a है तो इसका फॉर्मूला होता है a³ मतलब भुजा क्यू। और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6a² मतलब 6 × भुजा स्क्वायर। मतलब घन के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो घन के चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 4a²। घन का विकर्ण का फॉर्मूला होता है √3a। अगला है घनाभ। घनाभ का ये होता है लंबाई, ये होता है चौड़ाई, और ये होता है ऊंचाई। तो घनाभ का आयतन होता है L × B × H मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 × LB + BH + LH मतलब 2 × लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस लंबाई गुणे ऊंचाई। अगला है घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2H × L + B। अगला है घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला होता है √L² + B² + H²। अगला है बेलन। बेलन का आयतन होता है πr²H। r होती है बेलन की त्रिज्या और h होता है बेलन की ऊंचाई।
बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr/h। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr × r + h। अगला है शंकु। शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। r होता है शंकु की त्रिज्या और h होता है शंकु की ऊंचाई। शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल πrl, तो r होता है शंकु की त्रिज्या और l होता है तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √h² + r²। शंकु के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है πr × r + l। अगला है गोला। गोले का आयतन होता है 4/3 πr³ और गोले के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr²। गोलाकार चिल्का का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई कैपिटल R³ - स्मॉल r³। तो यहाँ कैपिटल R बड़े वृत्त की त्रिज्या है और स्मॉल r क्या है, छोटे वृत्त की त्रिज्या है। अगला है अर्धगोला। अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 πr³। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr² और अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। शंकु के चिन्हक। तो शंकु के चिन्हक का आयतन होता है 1/3 πh × r1² + r2² + r1 × r2। मतलब ये शंकु का चिन्हक है तो r1 होता है शंकु के चिन्हक का नीचे का त्रिज्या और r2 होता है ऊपर की त्रिज्या और h इसकी ऊंचाई होती है। शंकु के चिन्हक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है πl × r1 + r2। शंकु के चिन्हक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr × r1 + r2 + πr1² + πr2²। शंकु के चिन्हक के तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √h² + r1 - r2 का स्क्वायर। अगला है माध्य। माध्य का फॉर्मूला होता है माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की संख्या। यदि माध्य में मतलब कुल प्रेक्षण दिया हो, मतलब 1 2 3 4 तक अगर प्रेक्षण दिया है तो इन सबको जोड़ेंगे 1 + 2 + 3 + 4 और बट्टा कुल प्रेक्षण कितना है 4। इनको जोड़कर और 4 से भाग दे देंगे तो हमारा माध्य निकल जाएगा। वर्ग चिन्ह क्या होता है? वर्ग चिन्ह होता है ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा। यदि वर्ग अंतराल में ऊपरी सीमा मतलब सबसे ज़्यादा होता है वो और प्लस निम्न सीमा उसके कम होता है वो, दोनों को जोड़कर 2 से भाग देते हैं तो वर्ग चिन्ह निकल जाता है। अगला है परिसर। परिसर क्या होता है? ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा। माध्य निकालने की विधि क्या से संबंधित? पहला प्रत्यक्ष विधि माध्य। प्रत्यक्ष विधि से किस तरह माध्य निकालते हैं? प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला होता है सिग्मा fi(xi) बट्टा सिग्मा fi। अगला है काल्पित विधि माध्य। काल्पित विधि माध्य होता है a + सिग्मा fi di बट्टा सिग्मा fi, जहाँ di क्या होता है? xi माइनस a होता है। xi क्या है? वर्ग चिन्ह है, अब माइनस a क्या है? वर्ग चिन्ह का माध्य मान है। अगला है पग विचलन विधि। पग विचलन विधि होता है a + सिग्मा fi ui बट्टा सिग्मा fi × h। तो ui बराबर होता है x माइनस a बट्टा h, जहाँ h क्या है? वर्ग माप है। अगला है माध्यिका। माध्यिका ज्ञात करने के लिए माध्यिका अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यिका क्या होता है? माध्यिका का फॉर्मूला होता है n + 1/2 पद। यदि क्या हो
आंकड़ा विषम हो। तो यदि आंकड़ा विषम हो तो उसका फॉर्मूला, माध्य का फॉर्मूला होता है n+1/2 पद। और यदि आंकड़ों की संख्या सम हो तो फॉर्मूला होता है n/2 पद प्लस n/2 + 1 पद बट्टा 2। इस माध्य का फॉर्मूला होता है। वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य का फॉर्मूला होता है l + n/2 - CF बट्टा f × h, जहाँ l क्या होता है? l होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा और n होता है प्रेक्षणों की संख्या और CF होता है माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। मतलब माध्यक वर्ग जो निकलेगा उसमें उसके ठीक पहले वाले जो वर्ग होगा उसकी वर्ग की संचयी बारंबारता जो निकालेंगे वही हमारा CF होगा। और F क्या होगा? F होगा माध्यक वर्ग की बारंबारता। और H क्या होगा? H होगा हमारा वर्ग माप। अगला है बहुलक। तो बहुलक अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए होता है बहुलक का फॉर्मूला जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होता है, जो मतलब जो सबसे ज़्यादा बार आता है वही बहुलक होता है। वर्गीकृत आंकड़ों के लिए क्या होता है बहुलक? तो बहुलक होता है l + f1 - f0 बट्टा 2f1 - f0 - f2 × h, जहाँ l क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है, h वर्ग माप है और f क्या है? और f है बहुलक वर्ग की बारंबारता और f0 है बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता और f2 क्या है? बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। और अगला है माध्य माइनस बहुलक। माध्य माइनस बहुलक होता है 3 × माध्य माइनस माध्यिका। मतलब प्रायिकता का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है और 1 के बराबर या 1 से छोटा होता है। अर्थात प्रायिकता का मान 0 से कम या 1 से अधिक कभी भी नहीं हो सकता है। और प्रायिकता का फॉर्मूला होता है PE = NE/NS। अगला है PE + PE' = 1 होता है। यदि हम E को घटना होने की प्रायिकता माने और E' को घटना नहीं होने की प्रायिकता माने तो घटना होने की प्रायिकता प्लस घटना नहीं होने की प्रायिकता दोनों का मान 1, दोनों का योग 1 के बराबर होता है। अर्थात PE मतलब घटना होने की प्रायिकता प्लस घटना नहीं होने की प्रायिकता बराबर 1। तो यदि और अगला है PE0 बराबर, तो हम PE0 निकालेंगे तो PE को बराबर के इधर भेजेंगे तो P बराबर के इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो 1 - PE, तो PE0 बराबर 1 - PE। तो गाइज आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।